हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेविटास इंग्लिश। देश अपनों को न्यू उड़ान। पिछले 7 दिनों तक मैं एबसेंट था, कुछ काम आ गए थे, उसमें अपना व्यस्त था। अपनी भी ज़िंदगी देखनी पड़ती है और कुछ पढ़ाई का भी काम था। बस मेनली वही पढ़ाई का ही काम था, क्योंकि बाकी तो कोई काम है भी नहीं फिलहाल मेरे पास। कुछ फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने थे, इसीलिए मैं उन चीज़ों में लगा था। शायद पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रामर के सेक्शन में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और उसमें लगभग टाइप्स पढ़ा दिया था। बचा होगा तो 2 टाइप, एक था बचा हुआ कंडीशनल सेंटेंस और दूसरा होगा बचा हुआ सपोजिशनल सेंटेंस। बेसिकली ये था दोनों। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो मतलब कि था वो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 4 और ये 2 6। देखिए, इन सभी 6 सेंटेंस में आप एक चीज कॉमन देखेंगे, और वो देखेंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में क्लाउज जरूर पढ़ना है। बिना क्लाउज के ये 4 और ये 2 6, ये 6 टाइप के सेंटेंस बिना क्लाउज के आप जान नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये कैसे सेंटेंस है, तो ये जो है ये क्लाउज बेस्ड सेंटेंसेज हैं। ये कैसा सेंटेंस है, एक क्लाउज बेस्ड सेंटेंसेज है। अर्थात इन वाक्यों का निर्माण बिना क्लाउज की सहायता से नहीं हो सकता है। ऐसे अगर आप जनरली ग्रामेटिकली बात करें तो बिना क्लाउज के कोई सेंटेंस है ही नहीं। कोई भी एक सेंटेंस है तो वो क्लाउज होगा ही होगा। ठीक है, एक सिंपल सा भी सेंटेंस अगर है तो उसमें क्लाउज होना ही होना है। भले उसका टाइप आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। प्रिंसिपल तो सबऑर्डिनेट क्लाउज में होगा क्या, क्यों किसी के साथ आएगा। वो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के साथ लेके आना, तो मतलब कि वो आएगा तो अकेले नहीं आएगा। और प्रिंसिपल में मुख्य होता है तो वो फ्री आता है। तो इन सभी सेंटेंसेस में जो आप देखेंगे तो ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तो ये सभी सेंटेंस कैसे हैं, क्लाउज बेस्ड सेंटेंस है। और क्लाउज बेस्ड सेंटेंस पढ़ने के लिए हमको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पहले पढ़ना पड़ेगा क्लाउज। और हमने तो क्लाउज आपको पढ़ाया है नहीं। और क्लाउज समझने के लिए जरूरी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसके पहले फ्रेज भी जानना जरूरी होगा। तो क्लाउज, फ्रेज, और फ्रेज जानने के लिए आपको वर्ड्स और लेटर जानने होंगे। वर्ड्स और लेटर मैंने आपको पढ़ा दिया है, वर्ड्स और लेटर पढ़ाया है। और वर्ड देखो, एक बात क्या है ना कि एक अरेंजमेंट है। मैं उस पैटर्न को समझाता हूं पहले, क्यों ऐसा मैंने लिखा है या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। होता देखो क्या है, इसको मैं बताता हूं, उसके बाद बताता हूं। थोड़ी सी अगर इन चीजों को समझ ली जाए ना अंग्रेजी में, तो चीजें उतनी टफ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूं। मैंने एक आपको पैटर्न दिया था, उस दिन मैं बता रहा था, तो मैंने बताया लेटर, लेटर के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद आपको अब एक हैरानी होगी कि क्या पढ़ना है, फ्रेज पढ़ना है। फ्रेज के बाद क्लाउज पढ़ना है। और अगर चाहूं तो इन दोनों के बीच में एक सेंटेंस पुट कर सकता हूं। इधर भी आ सकता है ये, इधर भी आ सकता है ये, इन दोनों के बीच में सेंटेंस आ जाता है। कैसे ये, मतलब ये एक कोई रूल नहीं है, मतलब मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेटर क्या है, तो एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। इसको अरेंज करो तो बुक बन सकता है, कार बन सकता है। अब इसी को अगर ऐसे लिख दिया जाए, इन माई हैंड या माई बुक, तो ये जो टर्म हुआ ना, ये जो टर्म है, ये सब चीज, ये सब क्या है, ये सब फ्रेज हो गया। मतलब कि एक अकेला अगर कोई है ध्वनि, साउंड, उसको अगर सिंबल दिए तो एक लेटर बन गया। लेटर को अगर सही से अरेंज किया तो वर्ड बन गया। अगर वर्ड को, एक से अधिक वर्ड को एक पैटर्न पे रखा जाए तो क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। अब उसके बीच में आप सेंटेंस भी पढ़ते हैं, और उसी के बीच में आप क्या पढ़ते हैं, क्लाउज भी पढ़ते हैं। क्लाउज जब मैं बताऊंगा तो ऐसे क्लाउज बेसिकली कुछ नहीं। क्लाउज होता क्या है, तो अगर क्लाउज की बात की जाए तो क्लाउज एक सेंटेंस का, एक मतलब कि एक वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। अगर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। ये तो दूर की बात है, इसको मैं बताऊंगा। तो
अभी हमको सीखना क्या है, अभी सीखना हमको क्या है, यहाँ तक तो हम सीख चुके थे, यहाँ ये सीखना है। और इसके बीच में हमने एक चीज बताया था आपको बताया क्या था, आपको मैंने सेंटेंस बताया था, और सेंटेंस में मैंने आपको सेंटेंस का डिफरेंस बताया था। क्या बताया था कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ मीनिंग, ठीक है, दैट हैज अ मीनिंग एंड दैट हैज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। बहुत वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी, वो बताया कि मैंने सिमांटिकली और सिंटैक्टिकली जो करेक्ट हो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। वो सेंटेंस के पैटर्न को मैंने बताया था। अब एक चीज मैं जब समझूं तो सब्जेक्ट के बाद मैंने सब्जेक्ट के टाइप बताए थे, टाइप में बहुत सारा मैंने बताया था, बचा हुआ था जो, वो मैंने पहले बताया कि कौन कौन सा बचा हुआ था। अब उनको समझने के लिए आपको क्या जानना होगा, आपको फ्रेज जानना होगा। फ्रेज जानिएगा तो आपको क्लास पढ़ाना होगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जब, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ अपने क्लास में भी, तो फ्रेज और क्लाउज को मैं एक इस पैटर्न में पढ़ाता हूँ कि पहले जो होता है ना, एक सब्जेक्ट का पैटर्न जो होता है, पैटर्न ऑफ दी सब्जेक्ट नहीं उसको बोल सकते हो, उसको सेंटेंस बोलिए, द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस, द पैटर्न ऑफ ए जनरल सेंटेंस। इसको अगर बोले तो क्या हो सकता है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर वर्ब लिख सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, या कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये सेंटेंस का एक पैटर्न हो सकता है। इसको मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ, ये उतने काम की चीज़ अभी नहीं है फिलहाल। ये सब जो लिखा था मैंने बस एक रिकैप था, चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक सहारा लिया। यहाँ इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो वो पैटर्न क्या था, वो पैटर्न था सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता है सेंटेंस में, और या तो कहीं ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। जनरली जरूरी नहीं है सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं, ये भी रख सकता है, ये भी रख सकता है। वो जब जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तब आएगा। वो एक बेसिक सा चीज, बेसिक एक नियम है। तो यदि हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आखिर हम क्या समझते हैं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब क्या, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट डूअर हो सकता है, काम करने वाला हो सकता है। देखो यहाँ पे ई आर लगा हुआ है, मैंने उस दिन जब प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ा रहा था, सफिक्स में बताया था कि जब ई आर लग जाए ना वर्ब में जब ई आर लग जाए, इसका मतलब होता है कोई काम करने वाला, करने वाला। जैसे प्ले में प्लेयर करते हैं ना, खेलने वाला, लर्न में लर्नर करते हैं, यहाँ लगाते हैं तो लर्नर होता है। उसी तरह से डू में लगाए तो क्या हो गया, तो डूअर हो गया। ठीक है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो डूअर होता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक चीज और मैं अगर समझना चाहूँ तो सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अबाउट whom we are talking, or about whom the statement is made। समझने की चीज है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, ये एक चीज हो सकता है, एक व्यक्ति, एक वस्तु हो सकता है। अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं कि अच्छा कुछ ऐसा है। या अबाउट whom द स्टेटमेंट इज मेड, या कोई चर्चा हो रही थी कहीं पे, किसी ने कुछ बोला, तो किसके बारे में बोला, अगर वो पता चल जाए तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट को कहलाता है। ठीक है, तो ये दो डिफिनेशन हुए। एक और है जो कि बेसिकली हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट इज दैट वर्ड दैट से नहीं, दैट अट्रैक्ट verb, और verb is
कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट। इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट एक वैसा शब्द होता है, इज दैट वर्ड दैट अट्रैक्ट्स होगा अट्रैक्ट्स वर्ब। मतलब सब्जेक्ट वैसा वर्ब होता है, वैसा शब्द होता है जो क्या करता है, जो सब्जेक्ट को, जो वर्ब को क्या करता है, वर्ब को अट्रैक्ट करता है। मतलब कि ये सब्जेक्ट क्या करेगा, इसके अनुसार ही चलने वाला है, मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा, कैसा ये वैसा ये। या ये कह सकते हैं इस तरह से कि वर्ब इज कंट्रोल्ड बाय सब्जेक्ट, कि वर्ब क्या किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा। मतलब कि ये बताएगा सब्जेक्ट कि वर्ब वो कैसा लेने वाला है। तो ये तीन चीजें हैं जो सब्जेक्ट के को हमको पहचानने में या समझने में दिक्कत होता है। देखो होता क्या है, जब जनरल सेंटेंस, जब बेसिक सेंटेंस आता है हमारे पास ना, तो हम बहुत खुश होते हैं, ये सब्जेक्ट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा व्यतीत क्यों, ऐसा हमारे सामने होता क्यों है, क्योंकि ऐसा हमें प्रतीत होता है, हम ऐसा पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस के क्या है, शुरू में लिखा हुआ है ना, तो सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में होता है। लेकिन हर एक बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम बेसिक +2 में 10 में रहते हैं तब तो हमारे पास वैसे सेंटेंस मिलते हैं, कम मिलते हैं, वो टेक्स्ट बुक वगैरह में मिल जाते हैं, कहीं कहीं लिखे रहते हैं, तो वो टीचर उन चीज़ों को अगर समझा देते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रयास ऐसा टीचर भी नहीं करते कि अपना सर उसमें खपाएं, चीज़ों को पढ़ते हैं, हिंदी करते हैं, निकल जाते हैं बिना चीज़ों को समझाए हुए। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा। तो बेसिकली सब्जेक्ट को हम ये तीन चीज़ों से समझ सकते हैं। एक चीज़ और है जो कि बार बार हमारे सामने आती है, क्या आती है, जब कभी कभी मैं CBSE के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें सामने आती है। क्या आती है, इसको हम आपने लिख लिए होंगे, इसलिए मैं साइड में भी था। बात क्या आती है वहाँ पे, सोच समझिए। यहाँ पे बात क्या करनी है, बात एक करनी है ना, ये सब आप किसी CBSE के बच्चे से मिले, छोटी सी बुक भी अगर आप उठाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा रहता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और कुछ नहीं लिखा रहता है। इक्वल टू क्या लिखा रहता है, सेंटेंस। मतलब मान लो अगर किसी सेंटेंस को जानना है तो मतलब सेंटेंस मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। भाई इतना आसान तो बता दिया। अब मतलब हम समझ रहे हैं ना कि हाँ सब्जेक्ट कॉमन हुआ, एक चीज तो मैथ तो हमको पता है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसने सब्जेक्ट इसने सब्जेक्ट, मतलब काम तो दोनों का वही रहेगा। अब जो चक्कर है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या कहला गया, वो कहला गया प्रेडिकेट का पार्ट कहला गया। ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है, बस ये देखो कि इधर सब्जेक्ट यहाँ भी, सब्जेक्ट इधर यहाँ भी, तो अगर सब्जेक्ट यहाँ और सब्जेक्ट यहाँ भी, तो हम सीधा सा बात जानते हैं ना कि सब्जेक्ट के बाद जो बचा वो हो गया, और प्रेडिकेट ही ना बचा। इसका मतलब प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अगर बेसिकली मैथ भी आपको पता हो तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मतलब हो गया कि सब्जेक्ट अगर सेंटेंस से निकाल दो तो जो बच गया वो क्या बच गया, प्रेडिकेट बच गया, ये ना बचा, सब क्या हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं कि प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट the part of sentence is called predicate। मतलब कि जो अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जो अलावे, सब्जेक्ट के जो अलावे है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस जो वाक्य का भाग है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। या एक चीज और कह सकते हैं, दैट इज नॉट subject is predicate, is predicate। मतलब that is not subject is predicate, मतलब जो चीज सब्जेक्ट नहीं है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। मतलब कि अगर सब्जेक्ट जो नहीं, सब्जेक्ट के अलावे कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो सब्जेक्ट नहीं तो क्या है, वो प्रेडिकेट है। समझा गया ना। तो एक चीज है, उसी वजह के बच्चे को शुरू में ही लिख दिया जाता है, वो एक आसान सा भी कंसेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट मतलब कि अगर मिल गया आपको तो बाकी सब काम क्या है, सब पार्ट क्या है, वो प्रेडिकेट है। तो प्रयास करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं
कि कैसे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट पर पहचानने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आसान नहीं होती है। मैं कभी कभी क्लास में भी देखता हूँ, कंपटीशन के बच्चों को भी मैं सब जब क्लास देता हूँ तो उन्हें भी लगता है ना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे तो सब्जेक्ट तक पता नहीं है, कैसे खोजूंगा मैं। तो मैं प्रयास करूंगा चीज़ों को समझाना आपके पास। थोड़ा सा लेंदी क्लास हो सकता है, प्रयास करूंगा ज़्यादा बड़ा ना करूँ। अभी जो बेसिक्स चीज़ है ना वो बताऊंगा इस क्लास के बाद। अभी एक बेसिक एस्पेक्ट बताता हूँ, और इसके बाद जब मैं आऊँ, मैं अगले क्लास में जब देखूंगा तो एक उसमें स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि सब्जेक्ट एज एडवांस लेवल। अभी एक बेसिक लेवल पे ही चलता हूँ, क्योंकि अभी अगर तुरंत वो बताता हूँ ना तो आपके सर में चक्कर देना शुरू हो जाएगा, अरे यार क्या सीख रहा हूँ। तो पहले एक सेंटेंस, अभी 2-4 में सेंटेंस ही लिखता हूँ। एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये मैं पढ़ता हूँ। मैंने 3 सेंटेंस लिखा है। अब मैं अगर आपसे सेंटेंस सब्जेक्ट पूछूं अगर आपसे, तो कुछ चीजें आसान लगेगी, जैसे कि सबसे निचला सेंटेंस अगर आपको बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे आई है, यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटन यहाँ पे मेन वर्ब है, और ए पीस ऑफ ब्रेड ऑब्जेक्ट। मैंने खाया एक रोटी का टुकड़ा। ये आसान है। अगर यहाँ पे जब देखोगे कि सेंटेंस की शुरुआत में, तो शुरुआत में इन दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है, आफ्टर दिस वीडियो लिखा हुआ है, और यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे फाउंड है, यहाँ पे बिल है, अंडरस्टैंड यहाँ पे है, यहाँ पे एक बैग है। देखो, अगर एक बेसिक थोड़ी सी समझ भी अगर हो गई होगी डेवलप इतना देर में, तो इन दिस मॉर्निंग, इस सुबह में, इस सुबह में। अब देखो एक चक्कर क्या है, एक चीज समझना होगा कि ये जो दिस मॉर्निंग है, ये तीनों टाइम को दर्शाता है। अगर ऐसा मतलब कि अगर आप एडवांस टाइम में टेंस पढ़े होंगे या कहीं कहीं क्लास किए होंगे, तो इन दिस मॉर्निंग में अभी जब जहां मैं हूं उस चीज को भी बोल सकता हूँ कि इन दिस मॉर्निंग। अभी से पहले का, अगर कुछ देर पहले का होगा तो पास्ट, अभी जो रिसेंट पास्ट है वो भी दिस मॉर्निंग में आएगा, जो रिसेंट फ्यूचर है वो भी दिस मॉर्निंग में आएगा। क्योंकि जैसे बोलूँ इस सुबह मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो फ्यूचर वाला हो गया, इस सुबह मैंने ये काम किया पास्ट हो गया, इस सुबह मैं ये काम कर रहा हूँ प्रेजेंट हो गया। तो दिस मॉर्निंग ये यूज पर डिपेंड करता है कि आप किस टेंस में बात कर रहे हैं। होगा ये तो तीनों का तीनों सेंटेंस यूज हो सकते हैं। तो इस मॉर्निंग, इस सुबह, आई फाउंड ए बैग दैट वाज फिल्ड विथ कॉइन्स। मैंने क्या किया, एक बैग पाया जो कि क्या था, सिक्कों से भरा हुआ था। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है भी। तो ये सब सेंटेंस है जहां पे आपको सब्जेक्ट खोजने में दिक्कत नहीं होगा। ये देखो, अब यहाँ पे दो चीज है, आफ्टर दिस वीडियो और इन दिस मॉर्निंग। ये दोनों का दोनों क्या है, ये फ्रेज है। ये दोनों का दोनों फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, सेंटेंस के शुरुआत में दे दिए गए हैं। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो एक चीज समझ में आना चाहिए आपको, ये पता लगेगा कि वैसे पार्ट सेंटेंस के जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस के कभी भी या फ्रेज या एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है, जो हमने आज तक पढ़ा है, ये बिल है तो ये क्या हो गया, यू है। एक्सरी वर्ब के पहले क्या आता है, भर आता है। ये तो सॉरी, एक्सरी के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि वर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके पहले ही सब्जेक्ट आता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं फंसोगे
जब आप इन्वर्सन का सेंटेंस पढ़ोगे तो वहां पे एक्सरी वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो वहां पे चकमा खाओगे। लेकिन अभी परेशान तो नहीं है, ये स्टैंडर्ड उस स्टैंडर्ड का भी आपको मैं नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में जब बताऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिटाता हूँ। और एक जो बेसिक एक कंसेप्ट होता है ना, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए। देखिए क्या है, समझना क्या है यहाँ पे, समझना है आपको एक ही चीज, मैं इसीलिए लिखा हूँ बेसिक्स ऑफ, या ऐसा नहीं बेसिक्स को नहीं लिखूं, मैं इसको लिख देता हूँ इस वे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेंटेंस, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के विभिन्न, मतलब कि सॉरी सेंटेंस नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट बता रहा हूँ ना, तो सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन हो सकते हैं, उसके आयाम विभिन्न विभिन्न प्रकार के कौन कौन हो सकते हैं। देखिए अब समझना, यहाँ पे ये चीज समझना, समझना क्या है, समझना ये है कि अगर सेंटेंस बताता है कोई व्यक्ति, तो अगर दिमाग में आता है कि सब्जेक्ट, तो ये समझ अगर लो कि सब्जेक्ट हो क्या क्या सकता है, किन किन चीजों को हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, किन किन चीजों को हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। शायद वीडियो एक मिनट पॉज करना, एक्चुअली वीडियो ऊपर दिख नहीं रही थी इसलिए ठीक करना पड़ा कैमरा, ठीक है। तो लिखा हुआ है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। आखिर इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि आखिर सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो किन किन कोई क्या क्या है जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं अगर लिखूं तो एकदम बेसिक से, तो लेटर एज अ सब्जेक्ट, एक लेटर को भी सब्जेक्ट रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसका एग्जांपल मैं देता हूं। तो ए लेटर है ना, ए इज अ वॉवेल, ये लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट का कौन सा लेटर है, फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट, जो अगर आप थोड़ा सा ग्रामर जानते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव सॉरी ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, जो चीजों के क्रम को दर्शाता है। ये नंबर एडजेक्टिव का पार्ट है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। और ये लेटर नाउन हो गया यहाँ पे। तो ए क्या है, ए जो है अल्फाबेट का पहला लेटर है। जैसे ओ क्या है, तो ओ इज क्या, ओ सिम्स लाइक जीरो। ओ कैसे लगता है, ओ कैसा प्रतीत होता है, सिम्स लाइक जीरो। कैसा प्रतीत होता है, ओ जीरो के जैसा लगता है, जीरो के जैसा लगता है। तो ये वहां, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए क्या है, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। तो एक ये सेंटेंस में लेटर भी क्या कर सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। मैं इसको मिटाता ही जाता हूं, आप इसको लिखते जाइए, मैं मिटाते जाता हूं। लेटर के बाद दूसरा क्या होगा, लेटर के बाद क्या होता है, लेटर के बाद होता है वर्ड। तो नंबर 2 में क्या होगा, वर्ड। वर्ड एज अ सब्जेक्ट। अब वर्ड कैसा सब्जेक्ट बन सकता है, समझते जाओ। होता क्या है ना, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। वर्ड एज सब्जेक्ट, तो वर्ड में क्या होगा, अगर मैं लिखूं तो एप्पल इज ए फ्रूट। यहां पे एप्पल क्या है, वर्ड है। अगर ये लिखूं, रीड इज ए वर्ब। रीड क्या है, एक वर्ब है। हम पुराना वर्ब होता है ना, वर्ब है। राम इज अ प्रॉपर नाउन। राम इज अ प्रॉपर नाउन हो सकता है ना, राम इज अ प्रॉपर नाउन। तो ये सब क्या, ये सब वर्ड्स हैं और सबके सब क्या बन गए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गए हैं, ठीक है। यहां तक समझना है। इसके बाद मैं इसे मिटाता हूं।
वर्ड तो हो गए, लेटर हो गए, उसके बाद वर्ड्स हो गए। अब थोड़ा सा इसका बेसिक मैं समझता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा। लेटर और वर्ड के बाद क्या है, बेसिक चीज़ हमारे दिमाग में क्या चलती है? बेसिक चीज़ हमारे दिमाग में चलती है कि लेटर के बाद वर्ड बताऊं, वर्ड बताओ कि वर्ड के बाद क्या होगा, लेटर के बाद वर्ड बनेगा, वर्ड के बाद क्या बनेगा, तीसरा नंबर में क्या हो सकता है, लेटर हो गया, वर्ड हो गया। तो फ्रेज, हाँ फ्रेज कर सकता हूँ, फ्रेज भी नहीं बताऊंगा, फ्रेज क्लास के बाद बताऊंगा, पहले नाउन लिखता हूँ, जो चीज़ थोड़ा सा आप जानते हैं, क्योंकि तुरंत में ही एक दो ऐसा चीज़ दे देना ना जो कि पता नहीं हो तो कठिन होता है। तो नाउन एज अ सब्जेक्ट, तो नाउन में क्या होगा, नाउन क्या होता है बेसिकली, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और एनीथिंग, कुछ भी। या नाउन एक लैटिन वर्ड है, नाउन का निर्माण नोमिनल वर्ड से हुआ जिसका मतलब होता है नाम, तो कुछ भी जो नाम है तो क्या हो सकता है, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, ये हो सकता है। गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, गंगा पवित्र नदी हो सकता है। फिर लिख सकते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं वाटर इज लाइफ, हो सकता है ना। उसका लिख सकते हैं कैटल वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये 5 मैंने लिखे हैं, हिमालय, गंगा, ऑनेस्टी, वाटर, कैटल। कैटल के साथ बाज नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पे बेर लगेगा, गलती से लिखा गया है। कैटल बेयर, दी कैटल कर दो, दी कैटल बेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये प्लूरल वर्ड होता है और प्लूरल वर्ड होता है। तो वाटर हो गया, हनी, सॉरी ऑनेस्टी, गंगा, हिमालय, ये नाउन थे। और नाउन क्या होते हैं, नाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। अब नाउन क्या प्रोनाउन बनेगा, हाँ प्रोनाउन बनेगा, प्रोनाउन भी बनेगा। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, चौथे नंबर पे प्रोनाउन भी बनेगा, ठीक है। इसका भी एग्जांपल मैं लिखता हूँ। प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन वैसे शब्द होते हैं जो नाउन के बदले में आते हैं। मतलब अगर पहले सेंटेंस में नाउन यूज है और उसी को रिपीट करना हो, फिर से लिखना हो, तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा नाउन, सॉरी वो बन जाएगा क्या, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, उसके लिए हम लिखेंगे प्रोनाउन। जैसे ही इज अ हैंडसम बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, हो सकता है, कर सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, you are doing well, they are helping me, ये हो सकता है। ये सब के सब क्या है, ही, सी, आई, यू, दे, ये सब के सब क्या हो सकते हैं, सब के सब क्या है, सब के सब ये प्रोनाउन है। और ये भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउन के बाद आपको क्या वर्ब को लिख सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, देखता हूं। वर्ब सब्जेक्ट बनेगा, देखता हूं, प्रयास करता हूं। देखो अगर डायरेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट बनाया जाए तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब का काम एक्शन है, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, वो कुछ कर सकता है।
हाँ, वर्ब के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जब हम वर्ब, देखो यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, पहले मैं बता दूं, वर्ब के दो एस्पेक्ट होते हैं जो बेसिक पढ़ते हैं। वर्ब कैसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो मेनली यहाँ पे बताना है मुझे, यहाँ पे दो चीज पढ़ना होता है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे तुमको एक चीज अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो अच्छा है, मैं बता देता हूँ। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है, वर्ब दैट इज नहीं लिखो इसको, दैट चेंज लिख दो, दैट चेंजेस according to the number and person of the subject. Verb that changes according to the number and person of the subject. मतलब वैसा verb, इसको द verb कर दो, ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। The verb that changes according to the number and person of the subject, मतलब वैसा verb जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो जाए, बदल जाए, वो क्या कहलाता है? फाइंड वर्ब कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इस एग्जांपल में लिख सकता हूं गो, कम, स्लीप। जैसे क्या करोगे? आई गो, ही कम्स, आई गो, ही कम्स, सी स्लीप्स, या ही इज गोइंग, ही हैज गोन। यहाँ पे दो तीन चीज आप देखेंगे। आप क्या देखेंगे कि आई के साथ गो लगा, ही के साथ कम्स हो गया, सी के साथ स्लीप्स हो गया, यस लग गया, भर में यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आई लगा, इज लगा तो आई एन जी लग गया, हैज लगा तो भीतरी हो गया। मतलब कि वैसे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के साथ चेंज होते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्या? वो इनफाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। नीचे हो सकता है नहीं दिखे, लेकिन आप बात सुन लेना, जो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अगर नॉन फाइनाइट की बात करें तो जब इसमें नन लगा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब क्या होगा? कहीं तो नन आएगा, निगेटिव टर्म आएगा, तो कहां पे आ सकता है? इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से कि द वर्ब दैट क्या होगा? चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। दैट डजंट चेंज according to the number and person of the subject। मतलब वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार क्या हो? नहीं बदलता हो। जैसे अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे दो तीन चीज हो सकता है। जैसे आप करते हैं आई वांट टू गो, आई वांट टू डांस। यहाँ पे टू प्लस बी वन, यहाँ पे सी कर दो, सी वांट्स, तब टू भी गो हो गया, सी वांट्स टू गो या सी वांट्स टू डांस, या सी वांट्स लाफिंग, या आप कर सकते हैं डांसिंग। तो ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें बेसिक है कि यहाँ पे भी है, देखो टू गो, टू डांस, यहाँ पे लाफिंग, डांसिंग, कुछ भी कर सकते हो। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि अलग अलग इसका पैटर्न, जब जिसके साथ दिया गया वैसे ही रहेगा। मतलब कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो कि सब्जेक्ट कौन बनाओगे? सब्जेक्ट जब ये चेंज हो रहा है तो इसको तो बना नहीं सकते हैं, तो वर्ब कौन, सब्जेक्ट कौन सा बनेगा? अगर वर्ब के रूप में करेंगे तो कौन से वर्ब के रूप में आएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आएगा। ठीक है, अगर वो वर्ब यूज भी करेंगे सब्जेक्ट रूप में तो कौन सा वर्ब आ सकता है? नॉन फाइनाइट आ सकता है। अभी मैं इसे मिटाता हूँ, फिर से क्लियर करता हूँ, फिर बताता हूँ इसके बारे में, और कुछ कुछ चीज जानना है।
अब ये तो पता है ना कि वर्ब में हम कौन से वर्ब की बात करेंगे, तो वर्ब में किसके वर्ब की बात करेंगे, नन फाइनाइट वर्ब्स की बात करेंगे। कौन से वर्ब्स की बात, नन फाइनाइट वर्ब्स। और जब नन फाइनाइट की बात करते हैं तो जब हम पढ़ेंगे तो नन फाइनाइट में 3 वर्ब आते हैं, अकेले नहीं है ये, इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, तो इन्फिनेटिव, दूसरा जेरंड, और तीसरा इन्फिनेटिव जेरंड, और तीसरा है जो पार्टिसिपल है। और इत्तेफाक से पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से वो जान ले। अभी मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा, पहले बता देता हूं, बस ये बता दिया आपके जानने के लिए। इन्फिनेटिव के भी 2 पार्ट हैं, एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू और इन्फिनेटिव विथ टू। यहाँ पे मैं इन्फिनेटिव विदाउट टू नहीं बल्कि विथ टू पढ़ूंगा। पार्टिसिपल में कौन सा होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। फाइनाइट में 2, इन्फिनेटिव वर्ब में 2 चीजें होता है, एक होता है ना, एक इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव विथ टू और विदाउट टू। तो यहाँ पे 2 वाला पढ़ूंगा, तो क्या अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। इन्फिनेटिव में क्या होगा, जैसे टू डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, टू स्मोक इज अ dangerous thing, to laugh is useful for health। मतलब कि नाचना अच्छा एक्सरसाइज है, धूम्रपान करना खतरनाक चीज है, और हंसना यूजफुल चीज, यूजफुल है, उपयोगी है हेल्थ के लिए। यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म है, दोनों 2+1 वाला फॉर्म है, ये तीनों का तीनों सब्जेक्ट रूप में यूज कर दिया मैंने। अब जब जेरंड की बात करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा शायद, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म। इसके बारे में विशेष जानकारी जब ये नन फाइनाइट पढ़ाऊंगा ना तब दूंगा, सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, नहीं तो पता चला ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट और पहुंच गया कहीं और। तो जेरंड की बात करते हैं, जेरंड का क्या है, जेरंड में होता है वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब सिंपल सा, जो भी आपने ऊपर लिखा था ना, यहाँ पे सीधे आपको क्या करना है, डांस था उसको बना दो डांसिंग, स्मोक था उसको बना दो स्मोकिंग, और लाफ था उसको बना दो लाफिंग, और बाकी सेम चीज, डांसिंग इज गुड। ये भी समझना है, बस ये समझ लो कि ऐसा भी हो सकता है एक्सरसाइज। स्मोकिंग इज अ डेंजरस थिंग, और लाफिंग इज अ गुड, या सॉरी इज अ यूजफुल थिंग। यूजफुल चीज है हंसना। तो ये हो गया क्या चीज, आईएनजी वाला सेक्शन, जेरंड वाला। अब देखो चीजें समझना, अब फंसता आदमी कहां पे है, अब समझो। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, यहां भी होता है वर्ब प्लस आईएनजी। अब आदमी चकराएगा कि बाबू साहब ये जेरंड है या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या होगा। इसमें आपको आता है वर्ब प्लस ईडी या ईएन, वर्ब का V3 फॉर्म जो भी हो जाए, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में। और परफेक्ट में होता है हैविंग प्लस V3 वाला सेक्शन। तो ये तो V3 का सेक्शन आ गया ना, पास्ट परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या, V3 का सेक्शन मेनली। अब जब ये वर्ब प्लस आईएनजी है तो ये फिर बोलेगा आदमी ना कि भाई तो ये जेरंड ही क्यों नहीं रहने दिए, तुम उसको क्यों पार्टिसिपल लिख दिए। हाँ, चक्कर क्या, आप देखो समझो, ये जो दोनों है ना, जो आपको लग रहा है कि वर्ब का V3 फॉर्म है, होता है बेसिकली, होता है दोनों, ये भी होता है और ये भी होता है। लेकिन जब ये पार्टिसिपल के रूप में आएगा ना तो एक चक्कर क्या हो जाता है, ये बन जाता है एडजेक्टिव। ये दोनों सेक्शन यूज किस रूप में करते हैं हम लोग, इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, और ये समझना इंपॉर्टेंट है।
अगर यहाँ पे फंसोगे तो फंस जाओगे। तो भर्पस आईएनजी मतलब क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव के सेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ना कोई क्या आएगा, नाउन आएगा। जब सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई क्या आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई नाउन आएगा। इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, इसका यूज सब्जेक्ट रूप में नहीं करते हैं। ये सेंटेंस के दो सेंटेंस अभी लिखते हैं ना, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मेनली यहां समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में होते तो ये वर्ब की V4 फॉर्म और V3 फॉर्म है, लेकिन जब तक इसे साथ नाउन नहीं लगाओगे तब तक ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं। मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म जब V3 V4 रखते हैं तो वहां रखने के लिए तो ठीक है एक लेवल तक, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में बनेगा, भरवेरा सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे दोनों के साथ क्या आना है, नाउन आना है, यहाँ भी नाउन आना है। अब कैसे आएगा, इसका एग्जाम्पल विस्तृत में देता हूँ, इसको मिटाता हूँ, विस्तृत एग्जाम्पल देता हूँ, और इसके बाद वीडियो को खत्म भी करूंगा क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैं देखता हूं ये वर्ब प्लस आईएनजी वाला सेक्शन यहां पे लाता हूं। क्या कर सकते हैं, ए रनिंग डॉग बाज चेजिंग मी, एक दौड़ता हुआ कुत्ता क्या कर था, मुझे मेरे पीछे पीछे मुझे खदेड़ना बोल सकते हो, ये मेरे पीछे दौड़ रहा था। लिख सकते हैं ए बर्निंग ट्रेन बाज स्टॉप्ड एट द स्टेशन, बाज काट दो। ए बर्निंग ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, क्या हुआ, एक जलता हुआ ट्रेन क्या हुआ, एक जलता हुआ ट्रेन रुका, कहाँ रुका, स्टेशन पर रुका। तो यहाँ पे ट्रेन नाउन है, यहाँ पे डॉग नाउन है, यहाँ पे वर्ब जो ये फॉर्म है ये क्या है, ये जेरेंड फॉर्म नहीं है बल्कि कौन सा है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये क्या कर रहा है, ये इस चीज के रूप में एडजेक्टिव का काम यहाँ पे कर रहा है। ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसके बाद मैं देखता हूँ भीतरी वाला फॉर्म, तो क्या लिख सकता हूं, ए ब्रोकन, यहां से ए ब्रोकन चेयर बाज ऑफर्ड टू मी टू सिट, मुझे एक टूटा हुआ कुर्सी ऑफर किया गया, किस चीज के लिए, बैठने के लिए। तो ये ब्रोकन चेयर वाज ऑफर्ड टू मी टू सिट, तो इसका मतलब है कि यहाँ ब्रोकन क्या है, भीतरी है, यहाँ पे चेयर नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो प्रयास करता हूँ कि ये चीजें समझ में आपके आगे होगी। बेसिक क्या समझना है, बेसिक ये समझना है कि ये क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, नॉन फाइनाइट, न कि फाइनाइट है। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।